हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था अच्छी और निरक्षीय स्थिति। तो अगली जो हेडिंग है आप लोगों की आज की वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। लिखिए हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर किसी भी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ऐसे ही लिख लो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो डेरिवेशन आप लोग करेंगे इसमें अच्छी हो निरक्षी हो कोई भी स्थिति हो उसमें आप आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए समझिए, बिल्कुल थोड़ी आपकी स्टार्टिंग के पॉइंट बिल्कुल वैसे ही चलेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q और व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। ये L हो गई और ये L हो गई, ये इसका हो गया मध्य बिंदु। फिर से एक बार देखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। कहाँ है ध्यान? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए या किसी भी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। किसी भी स्थिति में एक r द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी स्थिति में, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को O से या बिंदु O को व P को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। ध्यान से समझना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? इसके लिए तथा बिंदु O व P को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, आपने अच्छी स्थिति के कारण जो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 2P अपॉन R3, इतने न्यूटन प्रति कूलम। और ये किसके कारण थी? जब थी अच्छी स्थिति में।
अच्छी स्थिति में। और निरक्षी स्थिति की बात करें तो निरक्षी स्थिति में जो थी, निरक्षीय स्थिति में जब आपने निकाला था तो ई का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r³, इतने न्यूटन प्रति कूलम यह आया था। क्लियर? इसके बाद ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें जब वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि थी? सदिश राशि, जिसकी दिशा क्या थी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब हम करेंगे क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे, एक समांतर घटक, एक लंबवत घटक। इस रेखा के समांतर घटक, समांतर कब होगा? जब जैसे ये डायरेक्शन में ऐसे ही एक ये हो जाए, तो ऐसे एक डिवाइड करेंगे, ऐसे ये, इसको दो घटकों में वियोजित किया, ये हो गया एक घटक, ये हो गया इसके समांतर, इसी की दिशा में है, 0 कोण बना रहा है। अच्छा कि कोई ऐसे रेखा है, इसके लंबवत रेखा कैसे होगी? ये ऐसे होगी कि नहीं होगी? तभी तो 90 अंश कोण होगा भाई। अगर ये है, ये 90 अंश कोण बना रहा है, इसको हम ऐसे घुमा के रखेंगे तो कुछ ऐसे ही शेप में आएगी। तो इसकी जो लंबवत होगा घटक, लंबवत जो घटक होगा वो को हम नीचे लिखे दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे। तो जो लंबवत घटक होगा वो कुछ ऐसे होगा, तभी ये इसके साथ लंबवत हो पाएगा। ये हो गया इसका लंबवत घटक। अब इसमें देखेंगे ये वाला जो घटक है वो थीटा को टच कर रहा है, और थीटा को टच करने वाली रेखा को हम लोग सदिश में लेते हैं कॉस में। तो ये जो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण P था, तो ये हो जाएगा P cos थीटा। और ये वाली रेखा जो है इसके लंबवत, इस वाली रेखा के, तो ये इसको मतलब समझना, देखो ऐसे रेखा हो गई, ये थीटा को टच कर रही ये वाली रेखा। लेकिन अब यहाँ पे हम कोई ऐसे रेखा खींचे इसके लंबवत या बढ़ा के, तो वो तो थीटा को टच नहीं करेगी, तो उसको किस में लेंगे? साइन में। तो ये वाला जो होगा, चाहे इधर ले लो P sin थीटा, या इधर ले लो, इधर ले सकते हैं हम लोग P sin थीटा। तो इस प्रकार क्या किया गया, सदिश को दो घटकों में वियोजित कर दिया गया, लंबवत और समांतर घटकों में, द्विध्रुव के लंबवत और समांतर घटकों में। तो ये हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो क्या करेंगे, फिर से एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव था AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q व +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो, कितना हो? P हो, तब हम द्विध्रुव आघूर्ण P को, या द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, समांतर घटक P cos थीटा, लंबवत घटक P sin थीटा। अब देखिए अच्छी स्थिति, ये क्या है? इसके अक्ष में है। जैसे आपको अच्छी स्थिति में जब बताया था तो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव था और ऐसे सामने P था बिंदु P, तब हमने कौन सा फार्मूला लगाया? तब निकाला था अच्छी स्थिति के कारण, और अच्छी स्थिति के कारण आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/r³। अब इसमें अच्छी स्थिति में जो यहाँ P होता है, P की जगह क्या रखेंगे? P cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2P cos थीटा। और निरक्षी स्थिति में निकाला था जब P क्या था? द्विध्रुव के लंबवत था, ये द्विध्रुव हो गया, इसके लंबवत था, ऐसे यहाँ पे बिंदु P था। तो ऐसे था, मतलब इसको अगर हम घुमा दें तो कुछ इस टाइप का बनेगा जाके, ऐसे। तो ये वाले के कारण जो होगा वो क्या होगा? उसके लिए जहाँ P की जगह क्या रखेंगे? P sin थीटा, तो इसमें रखेंगे P sin थीटा। तो ये अच्छी स्थिति के कारण आ गया, ये निरक्षी स्थिति के कारण आ गया। अब दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है।
और जब लंबवत होंगे तो इनका जो परिणामी होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा √E1² प्लस E2²। अब बात ये आती है कि ये कहाँ से आ गया। तो जब दो सदिश दिए गए हों A और B, दो सदिश, ये सदिश राशि है और इनका परिणाम, इनके बीच का कोण हो थीटा, तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, इनका परिणामी सदिश R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। चूँकि ये दोनों क्या हैं तो यहाँ पे होगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, लेकिन थीटा के लिए ये दोनों है लंबवत, तो होगा थीटा की जगह cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। तो जब 0 होता है तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, बचा A² B², और A² की जगह क्या है E1, तो E1² और B² की जगह E2²। तो ये ऐसे हो जाएगा E1² E2²। अब इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे E बराबर E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये दे रहा है 2p cos थीटा अपॉन दे रहा है r³, और इसका क्या है E1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस है बीच में प्लस लगाया। E2 है, E2 की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। E बराबर, अब देखिए ये इसमें भी है इसमें भी है, r³ इसमें भी है इसमें भी है, p इसमें भी है p इसमें भी है, तो इतनी चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। तो इतनी चीज़ों को कॉमन लिया, किसको किसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के को, p मिल रहा है दोनों में p को, दोनों में r³ मिल रहा है r³ को, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर सहित हम लोग कॉमन लेंगे। क्लियर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बार हो गया, p बार हो गया तो 2 बचेगा, p बार हो गया और cos थीटा बचेगा, और नीचे r³ भी बार हो गया तो केवल बचा 2 cos थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बार हो गया, p बार हो गया, r³ बार हो गया, केवल बचा साइन थीटा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बताओ आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद जब देखेंगे तो ये E बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, इसमें देखो पूरे में स्क्वायर भी लगा है अंडर रूट भी लगा है, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r³। अब अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो E इक्वल अंडर रूट, ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r³। अब इसको जो दे रहा है आपको 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 दे रहा है, प्लस दे रहा था साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसके बाद E बराबर जब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यही आपका फार्मूला आ गया। या आपसे कह सकता है 1 को पहले लिख सकता है, ऐसे कर सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया तो 1 को पहले, इसको बाद में 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये फार्मूला आ गया इसका न्यूटन प्रति कूलम। यदि क्या हो
माध्यम निर्वात या वायु हो तो के की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। क्लियर। अब देखो समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट कीजिए। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक के द्विध्रुव -q व +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद समझिए, जो बिंदु P व O को मिलाने वाली रेखा कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। अब हम ये तो ऐसे किया तो ये कोई ना तो अच्छी स्थिति थी ना अच्छी स्थिति थी। तो हमने क्या किया कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है तो इसको हम 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक समांतर घटक इसी के, जिस रेखा में ये है इसी रेखा में ये, एक लंबवत घटक ये। समांतर घटक P cos थीटा, जो बताया था थीटा को जो लाइन टच करती है उसको हमेशा कॉस में लेते हैं। ये आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा भी होगा। जो थीटा को नहीं टच करती उसको साइन में लेते हैं। अब इसके बाद निकालेंगे, हमें पता है कि अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपने पढ़ा था 1/4πε0 2p/r3, अच्छी स्थिति के कारण। लेकिन जो P था उसका कौन सा घटक ले रहे हैं, P cos थीटा, तो P की जगह क्या रख देंगे, P cos थीटा। फिर इसके बाद इसका जब लेंगे लंबवत घटक, जो बताया था इक्विलेटरल पोजीशन, तो उसमें जब लेंगे ये तो P sin थीटा था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, P की जगह उसमें फार्मूले में पढ़ा था E2 बराबर 1/4πε0 के P/r3। तो P की जगह इसमें कौन सा घटक ले रहे हैं, लंबवत घटक जो P sin थीटा है, तो P की जगह रख देंगे P sin थीटा। इनके परिणामी निकालेंगे तो इस प्रकार फार्मूला लगा के अब इनको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो लिखना चालू कीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q व +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। +q व -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक मिनट रुक जाना। r मीटर की दूरी पर, उसके बाद लिखो द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में, r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में स्थित, द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में स्थित एक बिंदु P है, किसी भी स्थिति में स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
बिंदु P व O को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P व O को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव के साथ मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। अब देखिए चित्र के बाद लिखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, लिखिए यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी के आगे लिखिए चूँकि या क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अतः इसे लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित कर देते हैं। लंबवत व समांतर घटकों में चित्रानुसार वियोजित कर देते हैं। लंबवत व समांतर घटकों में चित्रानुसार वियोजित कर देते हैं। वियोजित कर देते हैं या बांट देते हैं, बातें की। तब एक घटक क्या हो गया, ये अच्छी स्थिति में हो गया समांतर घटक, ठीक है, और दूसरा घटक क्या हो गया, लंबवत घटक हो गया। तब बिंदु P पर अच्छी स्थिति के कारण, तब बिंदु P पर अच्छी स्थिति के कारण, अच्छी स्थिति व समांतर घटक, ऐसे लिखना, अच्छी स्थिति व समांतर घटक P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये नोट कर लीजिए, पहला वाला समीकरण E1। पूरा नोट कर लो। इनका पूरा नोट करके सॉल्व कर लीजिए। हेडिंग डालो अगली। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर
रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का गुण। अब आप सभी को याद होगा जब वैद्युत बल रेखाओं के गुण बता रहे थे तो आपको बताया था कि जहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की दूरी समान हो तथा वे एक दूसरे के समांतर हों तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास हों वहाँ अधिक होगा, जहाँ दूर दूर हो वहाँ पे कम होगा। मतलब जहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात आएगी तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, सीधी बल रेखाओं की बात हो रही है और दूरियाँ उनकी क्या होगी, समान होगी, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं और समान दूरियों पर हैं। अब ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी ये डायरेक्शन है। इसमें क्या किया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया। ध्यान समझना, बिल्कुल इजी है, आसान, बस शब्दों में समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये है माइनस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, धनावेश से। कहाँ की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर। इधर से आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो हमें ये पता चल गया कि इधर धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश से ही तो निकल के जाती हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इधर क्या होगा, धनावेश होगा। तो धनावेश जो होगा वो ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यह क्या करेगा, इस वाले पोल को, बिंदु को, इस आवेश को, यह इस तरफ जाए, बल लगेगा। और ये बल रेखाएं इस तरफ जा रही हैं, इसका मतलब इस तरफ कौन सा होगा, धनावेश। जिस ओर जाती हैं उस तरफ ऋणावेश होता है। तो ये माना जा सकता है इस तरफ ऋणावेश है। और ऋणावेश किसको आकर्षित करेगा, धनावेश को। तो ये इसका रास आकर्षित करेगा, ये एफ होगा। ई बराबर आपने पढ़ा था एफ अपॉन क्यू, या क्यू नॉट, या क्यू ले सकते हैं। तो क्यू का इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो एफ बराबर आएगा ई इंटू क्यू। तो यहाँ से ये एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू। ये भी एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू। माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है इस वाले बल की दिशा इस तरफ होगी, इस वाले बल की दिशा इस तरफ होगी। और दो, ये दोनों क्या हैं, समान हैं, दिख रहे हैं, दिशाएं विपरीत हैं। तो ये क्या बना देंगे, युग्म बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो युग्म या जोड़ा बनाएंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। क्लियर। तो अब डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्यों बल युग्म कार्य कर रहा है, ये अभी हमने बताया आपको पहले, ठीक। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं अथवा बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब बात ये आती है कि इस बल युग्म के आघूर्ण की हम मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, तो हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जो वैद्युत क्षेत्र ये है, इसके साथ ये चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ कोण ले लें, चाहे यहाँ कोण ले लें, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ऐसे इसमें एक लंब डाल दो तो ये इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु की ये लंबवत दूरी हो गई, ऐसे लंबवत दूरी। इसका मान आपको निकालना है, तो ये अगर लंबवत दूरी है तो ये होगा 90 अंश का कोण। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 2l। ये हो गया कर्ण। ये कोण है थीटा, या यहाँ पे ले सकते हो आप थीटा, ऐसे ले सकते हो थीटा। ये दिशा तो यही है,
और स्पष्ट बना दें जिससे दिक्कत ना हो, जो डाउट हो जाए। यहीं पे बना दें इसको। F बराबर E इंटू क्यू। तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये है थीटा, तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। और साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना आ रहा है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है 2l। यहाँ से लंब का मान निकालेंगे तो लंब बराबर आता है 2l इंटू साइन थीटा। ये भाग में था तो इसकी तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो लंब की लंबाई कितनी आई, 2l साइन थीटा। इसका मतलब इस पूरे की जो लंबाई होगी वो आएगी 2l साइन थीटा। अब किताबों में ये तो लिखा होता है 2l साइन थीटा, लेकिन कहाँ से आया ये नहीं पता होता। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे आया। ठीक, ये है 2l साइन थीटा। अब बलयुग्म की बात करें, प्रत्यानयन बलयुग्म की या बलयुग्म के आघूर्ण की। तो बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं या इसी को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ये बराबर होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब इसकी बात करें तो बल देखते हैं, बल कितना आया आपका, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, बल कितना था F लिख सकते हैं बल को, और लंबवत दूरी कितनी दे रहा है 2l साइन थीटा। क्लियर, इसको आप रफ में नोट करना चाहना तो वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब इसकी बात करते हैं टाउ बराबर F, F का मान दे रहा है E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा। चूँकि P बराबर पीछे पढ़ चुके हैं Q इंटू 2l, P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, अतः टाउ बराबर जो आएगा वो आ जाएगा E Q इंटू 2l, Q इंटू 2l की जगह रख देंगे P इंटू साइन थीटा। ये बन गया फार्मूला। क्लियर, इतने न्यूटन मीटर। मात्रक कैसे है न्यूटन मीटर, तो ये है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ये हो गया क्लियर। तो ये हो गया टाउ बराबर पी साइन थीटा। आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, मतलब दो सदिशों के बीच का कोण यदि थीटा हो तो इसका क्या मान आता है, क्रॉस में होता है। तो यहाँ से टाउ का जो सदिश रूप लिखेंगे, इसका सदिश रूप, तो सदिश रूप होगा टाउ बराबर वेक्टर, टाउ बराबर वेक्टर ही, चूंकि साइन थीटा लगा है तो क्रॉस लगेगा, क्रॉस वेक्टर पे। ये इसका आ गया सदिश रूप। फिर से एक बार इसको देखिए, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब जोड़ा, दिशा विपरीत है परिमाण में बराबर, बल युग्म कार्य करने लगता है। जो वैद्युत द्विध्रुव, अब देखो ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है, तो अगर ये है पेन है, इसको मैं ऐसे खींचे, ऐसे इस तरफ से इसको आगे ऐसे खींचे और इसको पीछे खींचे, तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे आने का प्रयत्न करेगा, संरेखित होने का। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को खींच के क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब ऐसे था, एक को ऐसे लाने का प्रयत्न करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म अथवा बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद यही लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, तब इनके बीच कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, और ये पूरा नोट कर लेंगे। ये आपकी हेडिंग थी। तो लिखिए, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को
जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव जिसे प्रत्यानयन बल युग्म अथवा बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जिसे प्रत्यानयन बल युग्म अथवा बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अथवा बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिगर की जगह छोड़ दो चित्र की और लिखिए। इसके बाद चित्र की जगह छोड़ के उसके बाद लिखिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर कार्यरत इसके बाद लिख लो ये पूरा बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर ही है। फिगर की जगह पे फिगर बना लो। अब इसमें इसके बाद जो है कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके आगे इसी लेसन में भी काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं उनको भी कंप्लीट कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे।